जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम एवं सॉल्यूशन में। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि कक्षा 12 का जो फिजिक्स है मैंने स्टार्ट कर दिया है। देखिए, कक्षा 12 की फिजिक्स का आज चैप्टर हम लोग 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी में आपके 2 चैप्टर आते हैं। कौन-कौन से आते हैं? सारी चीज़ मैं आपको समझाऊँगा। तो चलिए, स्थिर वैद्युतिकी को हम समझते हैं कि आखिर स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। तो देखिए, जो आपका स्थिर वैद्युतिकी है इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये होता है स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? स्थिर वैद्युतिकी है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है इससे आप 2 शब्द बना सकते हैं। देखिए, इससे आप 2 शब्द बनाएंगे तो एक आपका बन के निकलेगा इलेक्ट्रो और दूसरा आपका क्या बनेगा? स्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रो का अर्थ होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से। ये चैप्टर जो होगा आज बहुत ही शानदार तरीके से होने वाला है। देखिए, स्थिर वैद्युतिकी इकाई 1 यानी फर्स्ट यूनिट है हमारी। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है इलेक्ट्रो तो दूसरा होता है आपका स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट होता है। जो चार्ज होता है इसका अर्थ होता है आवेश। चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। एट रेस्ट का मतलब होता है रुका हुआ। एट रेस्ट का मतलब क्या होता है? रुका हुआ, एट रेस्ट। तो देखिए, स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ क्या निकल के आया कि रुका हुआ आवेश। स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ क्या निकल कर आया? रुका हुआ और क्या? आवेश। हम कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी में हम रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना। तो जो आपका यूनिट फर्स्ट है, इकाई 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें पूरे चैप्टर में रुके हुए आवेश के बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब इसके बाद में देखिए, जो आपका रुका हुआ आवेश होता है, चार्ज होता है। देखिए, ध्यान दीजिए, जो चार्ज होता है, आवेश होता है, उसको हम क्यू अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो आवेश होगा, चार्ज होगा, उसको किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? तो आपका क्या बनेगा? क्यू बनेगा। तो इसका जो वेग बनेगा रुके हुए आवेश में वो किसके बराबर हो जाएगा? शून्य के बराबर हो जाएगा। क्योंकि भाई रुका हुआ आवेश है तो रुके हुए आवेश में जो इसका वेग बनेगा वो किसके बराबर बनेगा? शून्य के बराबर बनेगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहां देखिए कि 2 वस्तुएं आपके पास है। एक आपका है अनावेशित और दूसरा आपका क्या है? आवेशित है। 2 वस्तुएं आपके पास है। एक आपका अनावेशित, दूसरा आपका क्या है? आवेशित। अब अनावेशित और आवेशित में देखिए, ध्यान दीजिए, ये कोई मान लीजिए कि मैंने परपथ बनाया है। अब इस परपथ में अनावेशित वस्तुएं क्या होंगी? ऐसे सीधे इस परपथ के आर पार निकल जाएंगी। लेकिन जो आवेशित वस्तु होगा वो क्या करेगा? अपने रास्ते को कुछ इस प्रकार से बदल देगा। कहने का मतलब क्या है?
अनावेशित वस्तु का मतलब होता है कि जिसमें आवेश ना हो, और आवेशित वस्तु का मतलब होता है कि जिस वस्तु पर आवेश हो। तो किसी भी परपथ में अनावेशित वस्तुएं कोई रास्ते में परिवर्तन नहीं करती है, क्योंकि इसमें आवेश नहीं होता है, जैसे जाएंगी वैसे चली जाएंगी। और आवेशित वस्तुओं में आवेश होता है, तो परपथ में अपने मार्ग को क्या कर देंगी, बदल देंगी। इतनी बात अगर क्लियर हुई तो ध्यान दीजिए, जो आपका आवेश होता है, क्या होता है, आवेश। आवेश जो होता है वह सदैव दो क्षेत्रों को उत्पन्न कर सकता है, एक आपका विद्युत क्षेत्र, दूसरा आपका चुंबकीय क्षेत्र। यानी जो आवेश है, चार्ज है, ये दो क्षेत्रों को उत्पन्न करता है। एक आपका होता है वैद्युत क्षेत्र, और दूसरा आपका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, एक आपका वैद्युत क्षेत्र, दूसरा आपका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। ये दो क्षेत्र को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। जो आवेश होगा सदैव दो क्षेत्र को ये उत्पन्न कर सकता है, एक आपका वैद्युत क्षेत्र होगा, तो दूसरा आपका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हो गया, चलिए अब देखिए, आप लोग काम क्या करेंगे, फेर बनाते हुए चलेंगे। देखिए, आप समझेंगे कि जो आवेश होता है, वैद्युत आवेश होता है, वो क्या होता है, आवेश। ध्यान दीजिए, आप लोग हेडिंग डालेंगे आवेश। आवेश क्या होता है, चार्ज। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो आवेश होता है वो दो क्षेत्रों को उत्पन्न कर सकता है, एक आपका वैद्युत क्षेत्र और दूसरा आपका क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, क्या लिखेंगे, कि आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है। आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय, जो वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है, को उत्पन्न कर सकता है, तथा उनके प्रभावों का अनुभव कर सकता है, तथा उनके प्रभावों का अनुभव कर सकता है। क्या कर सकता है, उनके प्रभावों का अनुभव कर सकता है। देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो दो क्षेत्रों को उत्पन्न कर सकता है। कौन कौन सा क्षेत्र, एक आपका वैद्युत क्षेत्र, तो दूसरा आपका चुंबकीय क्षेत्र। और इन्हीं की जो इनका प्रभाव होता है उनको क्या कर सकता है, प्रभावों का क्या करेगा, अनुभव कर सकता है। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश क्या होता है, या आवेश से आप क्या समझते हैं,
तो आप यही लिखेंगे कि आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है तथा उनके प्रभावों का क्या कर सकता है, अनुभव कर सकता है। तो ये तो आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? आवेश के प्रकार। ध्यान दीजिए, यह सबसे पहले आप पढ़े आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, आवेश की संकल्पना। तो देखिए, आवेश की जो संकल्पना होती है ये इसके इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। तो क्या लिखेंगे कि आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों, ऐसा आप लिख सकते हैं। देखिए, ये e की पावर जो -1 लिखा है ऊपर, या e के ऊपर जो माइनस लिखा हुआ है, इसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और साथ में नो लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों। यानी आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। ठीक है। जब भी लिखने के लिए आए कि आवेश की संकल्पना क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों के आधार पर क्या होती है, दी जाती है। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये मैंने क्या बनाया, एक एटम बनाया। एटम आप समझते हैं, एटम परमाणु होता है, और परमाणु के बीचों बीच भाग में एक धन आवेशित भाग होता है। देखिए, एक परमाणु बनाया मैंने, एटम बनाया, इसके बीचों बीच भाग में एक धन आवेशित भाग होता है, जिसी को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और इसी नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसी नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इसकी बाह्यतम कक्षाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चक्रण करते हैं। बाह्यतम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्रण करते हैं। आप कह सकते हैं चक्कर लगाते हैं, चक्रण करते हैं, परिक्रमण करते हैं, या इनकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब देखिए, जो प्रोटॉन होता है उसको हम P+ लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को E- लिखते हैं। इसका अर्थ हो गया प्रोटॉन। क्या हो गया, प्रोटॉन। और इसका अर्थ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। प्रोटॉन जो होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत उदासीन कहते हैं। न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई नेट आवेश नहीं होता है, कोई नेट आवेश नहीं होता है। ध्यान दीजिए, कैसे नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि प्रोटॉन कितना है, 10 है प्लस में, और न्यूट्रॉन कितना है, माइनस में 10 है। तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर 10 प्लस हो जाए और प्लस 10 माइनस हो जाए, तो ये कट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ न्यूट्रॉन का मान निकल आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो न्यूट्रॉन होता है उस पर नेट आवेश नहीं होता। अगर ऐसा कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य माना जाएगा। सत्य कौन माना जाएगा, ट्रू क्या मानोगे, ट्रू आप ये मानोगे जब ऐसा कहा जाए
कि न्यूट्रॉन पर कोई नेट आवेश नहीं होता है, तब आप कह सकते हैं कि जी ये आपका ट्रू है। तो इस प्रकार से न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, शून्य आवेश होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत उदासीन कहते हैं, विद्युत उदासीन कहते हैं। अब देखिए जो न्यूट्रॉन होता है ये नाभिक में नाभिकीय बल से बंधा होता है। किस बल से? नाभिकीय बल से बंधा होता है, इसीलिए ये न्यूट्रॉन इसके नाभिक के बाहर नहीं निकल पाता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बाह्यतम कक्षाओं में चक्कर लगाता है इसके अंदर जाने के लिए, लेकिन यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इसको अंदर आने नहीं देता है। और ये जो न्यूट्रॉन है ये इसके अंदर नाभिकीय बल से बंधा होता है, इसीलिए ये बाहर नहीं आ पाता है। अब देखिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसका क्या लें, स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, तो देखिए ध्यान दीजिए, आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। आवेश के प्रकार, इसको टाइप्स ऑफ चार्ज कहेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज। देखिए जो आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रकार है, ध्यान दीजिए, दो प्रकार। एक होता है आपका धनावेश। क्या होता है? धनावेश। धनावेश को आप कह सकते हैं धनात्मक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? धनात्मक। और इसी को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा आपका होता है ऋणावेश। क्या होता है? ऋणावेश, या इसी को आप कहते हैं ऋणात्मक। क्या कहते हैं? ऋणात्मक। इसको क्या कहते हैं? निगेटिव, निगेटिव चार्ज। देखिए जो धनात्मक या फिर धनावेश या पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? प्लस से प्रदर्शित करते हैं। और जो ऋणावेशित ऋणात्मक या निगेटिव चार्ज होता है इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? माइनस के द्वारा इसको हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें हम ये जानेंगे कि ये जो धनात्मक आवेश होता है और ऋणात्मक आवेश होता है कहाँ से आता है। ठीक है, धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश कैसे होता है, तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए थोड़ा और समझ लीजिए पहले। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्यूई को आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ये -1.6 गुणे 10 की घात -19 किसमें होता है? कूलाम में होता है। और कूलाम को किससे लिखते हैं? सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को आप ऐसे प्रदर्शित करेंगे और इसका जो आवेश होता है -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। और कूलाम को हम क्या लिखते हैं? सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही
प्रोटॉन पर आवेश, किस पर? प्रोटॉन पर आवेश। इसको हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश। अब प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? प्लस में 1.6 गुणे 10⁻⁻19 क्या होता है? ये भी कूलाम होता है। और कूलाम को क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। हालांकि अभी मैंने आपको बताया है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों बराबर होते हैं, लेकिन उनका जो मान होता है, एक माइनस में होता है तो दूसरा किस में होता है? प्लस में होता है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित चार्ज होता है और प्रोटॉन पर कैसा होता है? धन आवेशित चार्ज होता है। तो यहाँ ऋण आवेशित है और इस पर क्या है? धन आवेशित है, तो इसीलिए इसका मान माइनस में होगा और इसका मान किस में होगा? प्लस में होगा। ठीक है। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की बात करें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ये 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। और किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? केजी लिख सकते हैं। किलोग्राम को क्या लिखते हैं? केजी लिखते हैं। और यही बात करें प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? आपको ये ध्यान देना है। ठीक है। तो ये होता है 1875 MeV। 1875 गुना किसके? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के ये बराबर होगा। 1875 गुना किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसके साथ में थोड़ा दिक्कत है, यहाँ जो होगा 1875 नहीं होगा, कितना होगा? 1887 होगा। देखिए यमी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा 1887, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होगा? इतना गुना होगा। ठीक है। चलिए अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आगे पढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी से, इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या उत्पन्न होता है? धनावेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी से धनावेश आवेश उत्पन्न होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी से धनात्मक आवेश क्या होता है? उत्पन्न होता है। और धनात्मक आवेश कैसे बताया है? कि प्लस के द्वारा प्रदर्शित होता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का निकलना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से क्या होता है? ऋणावेश आवेश उत्पन्न होता है। ऋणावेश आवेश उत्पन्न होता है। और ऋणावेश आवेश को कैसे लिखते हैं? माइनस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से क्या होता है? ऋणावेश आवेश जो होता है आपका उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी से आपका धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा जो धनात्मक आवेश होता है वो कहाँ से आता है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी से आता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहां से हमको क्या प्राप्त होता है? धनात्मक आवेश प्राप्त होता है। और जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जुड़ता है या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो हमें कौन सा आवेश प्राप्त होता है? ऋणावेश आवेश प्राप्त होता है। चलिए
देखिए अब हम समझते हैं। आप समझिए, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा या फिर आप इसी को लिखिए विद्युत धारा, वैद्युत धारा या विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय। विद्युत धारा के बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय होता है। देखिए इसका बटा 1 मान लीजिए, 1 और आवेश का जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, आवेश मिलेगा, बराबर विद्युत धारा का समय से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, विद्युत धारा गुणे समय हो जाएगा। अब देखिए आवेश को हम क्या, कौन से अक्षर से लिखते हैं, इसको क्यू से लिखते हैं, विद्युत धारा को आई से लिखते हैं, समय को टी से लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल टी या स्मॉल टी आप दोनों लिख सकते हैं। तो आवेश के बराबर धारा गुणे समय, ये आपका सूत्र हो गया। अब देखिए अगर इसका हम मात्रक लिखें, एसआई मात्रक किसका, इसी आवेश का लिखेंगे। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए जो आपका विद्युत धारा है इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, गुणे समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। अब देखिए एम्पियर सेकंड ऐसा लिखेंगे आप, ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको और छोटा बनाइए। एम्पियर का मतलब ए हो गया, गुणे सेकंड को एस से। कहने का मतलब क्या है कि जो एम्पियर होगा उसको हम ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और जो हमारा सेकंड है उसको किससे लिखते हैं, एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आप इसी को कैसा लिखेंगे, ए एस लिखेंगे तो आपका हो जाएगा एम्पियर सेकंड। इसी का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक का मतलब होता है, देखिए एसआई, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, और यहाँ पे जो है सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में इसका मात्रक क्या बनेगा, इसको आप कह सकते हैं स्टेट कूलाम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्टेट कूलाम। थोड़ा ऊपर ध्यान दीजिए, जो आपका एम्पियर सेकंड होता है ये किसके बराबर होता है, कूलाम के बराबर होता है। और जो आपका कूलाम होता है इसका प्रतीक क्या होता है, सी होता है। कूलाम को किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। तो एम्पियर सेकंड के ही बराबर क्या होता है, कूलाम होता है। तो इसका सीजीएस मात्रक क्या बनेगा, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में क्या बनेगा, स्टेट कूलाम बनेगा। क्या बनेगा, स्टेट कूलाम, COULOMB, स्टेट कूलाम बनेगा। इसी को आप क्या कहते हैं, ESU भी कहते हैं। ESU का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। देखिए ESU मात्रक में क्या होता है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, और यूनिट का मतलब होता है, चलिए इसका एक बार बता दीजिए। ये इसे मिली बोला क्या हो जाएगा, एक मिली और
कूलाम बनेगा। तो इसी को आप क्या लिखेंगे 10 की घात -3 और कूलाम का प्रतीक क्या होता है सी होता है। ऐसे एक माइक्रो कूलाम, इसको हम क्या कहते हैं, इसको माइक्रो कहते हैं। इसको एक माइक्रो और कूलाम पढ़ेंगे। तो एक माइक्रो कूलाम का मतलब होता है 10 की घात -6 और क्या बनेगा कूलाम बनेगा। इसको आप लिखेंगे ऐसे एक एनसी, एनसी का मतलब होता है नैनो, एक नैनो कूलाम। तो एक नैनो कूलाम का मतलब क्या हो जाएगा 10 की -9 और क्या बनेगा कूलाम। तो कूलाम को क्या लिखते हैं सी लिखते हैं। बराबर लिख सकते हैं 10 की घात -9 कूलाम। एक माइक्रो कूलाम के बराबर 10 की घात -6 कूलाम। एक मिली कूलाम के बराबर 10 की घात -3 कूलाम। एक पीको, एक पीको कूलाम, इसको क्या पढ़ेंगे एक पीको और कूलाम। तो एक पीको कूलाम का मतलब होता है 10 की घात -12 कूलाम। देखिए जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इनका काम लगेगा। तो क्या बनेगा, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगर मान लीजिए कि आपके पास प्लस प्लस आवेश है और माइनस माइनस आवेश है, तो ये क्या हो जाता है, ये सजातीय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सजातीय आवेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं कि प्रतिकर्षित करते हैं। तो सजातीय आवेश जो होते हैं एक ही प्रकार के, तो एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। तो आप लिखेंगे कि प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर प्लस और माइनस हो, तो प्लस माइनस का मतलब होता है विजातीय आवेश। क्या होता है विजातीय आवेश। ये एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब होता है कि एक दूसरे को खींचना। तो अगर प्लस और माइनस है, यानी एक आवेश आपका प्लस में है दूसरा आवेश आपका माइनस में है, तो ये कैसा बनेगा, ये आपका विजातीय आवेश बनेगा। और जो विजातीय आवेश होता है वो एक दूसरे को क्या कहते हैं आकर्षित करते हैं। जबकि एक ही जैसे आवेश हो, चाहे आपका प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, तो ये कैसा बनता है इस सजातीय आवेश बनता है। तो सजातीय आवेश क्या करते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी को कहते हैं लाइक चार्ज, लाइक चार्ज। और ये होता है अनलाइक चार्ज। देखिए लाइक चार्ज, सजातीय आवेश को क्या कहते हैं लाइक चार्ज कहते हैं, विजातीय आवेश को अनलाइक चार्ज कहते हैं। तो ये पूरा वीडियो हमारा किस पर आधारित था आवेश पर। इससे ज्यादा आवेश के बारे में आपको कहीं मिलेगा